उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नई तर्ज की जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नई तर्ज की जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे कि सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्या खफा करे और चर्ख से क्या गिला करे। सारा जहां अदू सही है, आओ मिलकर मुकाबला करें। दोस्तों, यह कथन है एक बहुत ही बहादुर इंसान की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना भागीदारी किया था और इन्हीं जोशीले पंक्तियों के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिनके जन्म होते ही तीन भाई, उनके पिताजी तीन भाई थे और तीनों भाई जेल से छूट गए। और इसी कारण उनकी दादी ने यह कहा कि यह बहुत ही भाग्यवान बेटा है और इसी पे उसका नाम रखा गया था भगत सिंह। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह के बारे में। उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला दी थी। ऐसा कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी सरकार से आज तक कोई नहीं जीता। सभी उसका डर माना करते थे और वह हार मानी हुई थी एक आदमी जिसका नाम था भगत सिंह। ठीक है। तो दोस्तों, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 24 सितंबर 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1906 को। हालांकि इनके जन्म की तिथि के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। ये भी इनके जन्म का दिन के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मतें भी है। लेकिन सर्वमान जो जन्म तिथि है वो 24 सितंबर 1906 को ही रखा गया है। ठीक है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। क्या था? इनका जन्म स्थान जो था पंजाब, लाहौर, लाहौर प्रांत यानी पाकिस्तान में। अभी वो कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा, पंजाब। ठीक है। और उनके गांव का नाम था बंगा। पंजाब में गांव का नाम था बंगा, जिला पड़ता था लायल। ठीक है। जन्म स्थान पंजाब, पंजाब। गांव था बंगा और जिला लायल। यह जो है उनका व्यक्तिगत परिचय है और पारिवारिक परिचय है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन जो है पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई जो है गांव में किया था। प्रारंभिक पढ़ाई जो है गांव में की।
उच्च पढ़ाई नेशनल कॉलेज, यहाँ पर नेशनल कॉलेज। ठीक है, यह है उनका व्यक्तिगत पारिवारिक परिचय। ठीक है ना। शुरू में वे बहुत ही कार्ल मार्क्स के अनुयायी रहे थे और अहिंसा के पुजारी थे। वे सामाजिक प्राणी थे, वे जल्दी हिंसा करना नहीं चाहते। ठीक है। लेकिन अमृतसर की जो घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके समय से इनका गतिविधि जो है चेंज होने लगा, है ना। इनका गतिविधि कब चेंज हुआ? 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय इनकी रणनीति चेंज हुई थी जलियांवाला के साथ। जलियांवाला हत्याकांड के समय भगत जी तो जो थे वो 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। और वहां से 12 मील उनकी गांव पड़ती थी। कितनी पड़ती थी? 12 मील। ये जब जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुने, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जब सुने तो इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में 12 मील की दूरी तय करके जलियांवाला बाग हत्या का जो जगह था उस जगह का निरीक्षण किया। ठीक है। नेशनल कॉलेज से भागे और 12 मील दूर जा करके जलियांवाला बाग जो स्थान था उस स्थान पर उन्होंने निरीक्षण किया। क्या किया? निरीक्षण किया। और यहीं से उनकी क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई। यहीं से उनकी क्रांतिकारी गतिविधि जो है शुरू हुई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनके चाचा जी लोग जो थे वे क्रांतिकारी नेता थे, तो उनका लेख पढ़ के ये सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या गलत है। लेकिन जब जलियांवाला हत्याकांड के बारे में उन्होंने देखा तो द्वंद्व में पड़ गए कि अब हम अहिंसा के तरफ जाएं या हिंसा के तरफ जाएं। इसी बीच में जलियांवाला के विरोध में गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। गांधी जी क्या चलाए थे? असहयोग आंदोलन। और ये कब चलाए थे? 1922। कब चलाए थे? 1922। ठीक है। 1921 में चला था, 22 तक पहुंचा था। 22 में हुआ था फिर चौरा चौरी कांड। जून के महीना में क्या हुआ था? चौरा चौरी। इस चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। ठीक है ना। चौरा चौरी आंदोलन के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और इससे जो है भगत जी को काफी अंतरात्मा मतलब दुख का सामना करना पड़ा। गांधी जी के तरफ से उनका उसी समय, पहले गांधी जी के ये बहुत बड़े उपासक थे, मतलब उनकी भक्ति में रहते थे, उनकी जो शिष्य के रूप में रहते थे। लेकिन ये चौरा चौरी कांड जब ये बंद बंद कर दिए उसके बाद में ये उनसे क्षुब्ध हो गए। 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद ये क्षुब्ध हो गए और उनसे अपना नाता तोड़ा। अब उन्होंने पूर्णतः ये सोच लिया कि मैं क्रांतिकारी ही बनूंगा, क्रांतिकारी ही बनूंगा और हिंसात्मक आंदोलन करें।
ये बराबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरदार भगत सिंह ने गांधी जी के किस एक्ट से मतलब परेशान थे, मतलब क्षुब्ध हो गए। तो उसका आंसर क्या होगा, चौरा चौरी कांड, ठीक है, जो 1922 में हुआ था। ठीक है, इसी के बाद जो है भगत सिंह ने हिंसात्मक रास्ता अपनाया था। क्या अपनाया था? हिंसात्मक रास्ता अपनाया। इसके बाद उनकी दोस्ती जो थी वो चंद्रशेखर आजाद से हो गई। किसके साथ हो गई? चंद्रशेखर आजाद के साथ, जो कि एक पहले से ही क्रांतिकारी नेता थे। बहुत सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी वही थे। ठीक है, जो 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी बन गए चंद्रशेखर आजाद। और ये क्या था, 12 वर्ष की अवस्था इनकी 1919 में ही हुई। ठीक है, अब ये 1922 चल रहा है, यानी ये 15 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब डिलीट करना होगा, इसलिए आप लोग को ये जन्म संबंधी तो इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। ठीक है, इसीलिए जनरली देखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है भगत सिंह के जन्म से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। उनका जन्म पर विवादास्पद है। कोई 24 सितंबर कहता है, 28 सितंबर भी आता है, 1907 भी आता है। ठीक है, इस तरह से उनके जन्म का जो दिन है वो विवादास्पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग कम ध्यान में रखेंगे। देखिए, इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। माता जो थी वो विद्यावती कौर थी। अधिकतर पंजाबी लोग जो होते हैं उनकी औरतें कौर ही कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। उनका स्थान जो था, जन्म स्थान जो था, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, जिसका गांव था बंगा और जिला था लायल। क्लियर है? और उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई जो था वो गांव में किया था। और उच्च पढ़ाई, हालांकि ये उच्च पढ़ाई पूरे कर नहीं पाए थे, क्या है कि 12 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 1919 के बाद ये पढ़ाई किए नहीं। ठीक है, तो वे नेशनल कॉलेज में लेकिन जा चुके थे। ठीक है, तो उच्च उच्च ज्ञान अगर वो लेते भी तो नेशनल कॉलेज से ही लेते। इस तरह उनकी उच्च पढ़ाई जो थी वो नेशनल कॉलेज से। ठीक है, क्या हुआ कि 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भगत जी 12 वर्ष की अवस्था में 12 मील दूर जाकर के उसका निरीक्षण किए थे। ठीक है, और ये निरीक्षण करने के बाद ही वे क्रांतिकारी गतिविधि में आ गए। उसके बाद वे इस असमंजस में थे कि ये अहिंसा का रास्ता अपनाए या हिंसा का। है ना, क्या है कि वो पहले से ही वामपंथी विचारधारा के से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से। ये क्वेश्चन आता भी है कि सरदार भगत सिंह किनसे प्रभावित थे, तो किनसे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। उसके बाद उन्होंने गांधी जी जो था, जलियांवाला बाग के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में चौरा चौरी कांड के द्वारा बंद कर दिया गया। अब इसके बाद वो निराश हो गए भगत सिंह। अब उन्होंने पूरी तरह से अपना फिक्स कर लिया कि अब हमको क्रांतिकारी बनना है और हिंसात्मक आंदोलन करना है। ठीक है, हिंसात्मक आंदोलन करना है। इसी के बाद जो है उनको भेंट हुई थी चंद्रशेखर आजाद से। किससे? चंद्रशेखर आजाद से। अगर आप लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हम कमेंट में बताइएगा, मैं चंद्रशेखर आजाद पर भी वीडियो बना। अब वह चंद्रशेखर आजाद से मिले तो उन्होंने कसम खाई थी। चंद्रशेखर आजाद से मिले तो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती अपने हाथ पर रख करके कसम खाई थी कि मेरा जब भी प्राण होगा निछावर होगा देश के नाम होगा, मैं देश के नाम पर ही निछावर होऊंगा। और उन्होंने अपनी इस कहे हुए बात को साबित भी किया। इसी दौरान उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा का आयोजन किया था। ठीक है ना, 1924 में उन्होंने किस चीज का स्थापना किया? नौजवान
भारत संगठन किए थे, ठीक है ना। नौजवान भारत सभा का उन्होंने 1924 में संगठन किया और वे क्रांतिकारी गतिविधि में पूरी तरह से हिल मिल गए। काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड में जो था उसके मेन अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी के अभियुक्त थे, ठीक है ना। काकोरी कांड के अभियुक्त थे मेन में राम प्रसाद बिस्मिल थे और 4 अन्य थे, ठीक है। क्या हुआ कि इन काकोरी कांड में जो था वो सभी को 16 आदमी थे, अन्य 4 आदमी उसमें भागी लिए थे, लेकिन सजा जो हुई थी उनको प्लस 16 आदमी को हुआ था काकोरी कांड में। इससे वो जो था बहुत ही विक्षुब्ध हुए और भी ज्यादा विक्षुब्ध हुए और उन्होंने अपनी नौजवान सभा का जो गठन था, नौजवान भारत सभा का जो गठन था, वो राम प्रसाद बिस्मिल के सजा के विरोध में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़, इससे जोड़ दिए। हिंदुस्तान जो ये चंद्रशेखर आजाद का इसका था, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके साथ जो था वो अपनी नौजवान भारत सभा को मिला थे, ठीक है। क्या किए? नौजवान भारत सभा को मिला। और उन्होंने क्या बनाया? उसके बाद इन्होंने बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके तो सबसे पहले उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा की गठन किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? काकोड़ी कांड में जो था जिसके मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल और 16 गो जो अभियुक्त थे इन सबको आजीवन कारावास हो गया। इससे जो था वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी होने के बाद चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में हुई थी, ठीक है। 1928 में एक और भी बहुत बड़ी घटना हुई थी और वो क्या था? साइमन कमीशन का विरोध। 1928 की एक प्रमुख घटना थी। पहला पहला घटना तो थी आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। एसोसिएशन की स्थापना। दूसरी घटना उसमें क्या थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु।
ठीक है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध करते समय हुआ था। ये भी घटना आपका 1928 का ही है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था और इसका विरोध किए थे कौन? लाला लाजपत राय। इसके विरोध में लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए। उन्होंने तत्काल नहीं मारे गए। साइमन कमीशन के विरोध हुआ, लाला लाजपत राय प्रदर्शन किए, उसमें लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में क्या हुआ, लोग घवाहिल हो गए। 28 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और 28 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो। कितने दिन तक भर्ती रहे थे? 28 दिन लाठी के मार के। ठीक है, उसके बाद ये मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु होने के बाद में भगत सिंह को यह न्यूज सब पता था। भगत सिंह ने क्या किया कि सैंडर्स कांड को अंजाम दिया। इसको सैंडर्स, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। सैंडर्स कांड में चंद्रशेखर आजाद भी थे जो पूरी निगरानी कर रहे थे। ये भी बात ध्यान रखना है। गोली मारी थी इन्होंने, 4 गोली भगत सिंह ने मारी थी और 1 गोली चंद्रशेखर आजाद ने मारी थी। लेकिन उन्होंने सैंडर्स को नहीं मारी थी, जो भगत सिंह को पीछा कर रहे थे उनको मारी थी, है ना। और 1 गोली मारी थी आपको राजगुरु। ठीक है, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी आदमी दोस्त थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख गठन में आते थे। ठीक है ना, जो भी करते थे चारों आदमी मिलकर करते। तो भगत सिंह ने काकोरी कांड को अंजाम दिया 1928 में ही। कब दिया था? 1928 में ही। सैंडर्स हत्याकांड के बाद एक थोड़ा सा स्टॉप हुआ। उसके बाद फिर राजनीतिक हलचल चलने लगी। ठीक है, राजनीतिक हलचल में जो था वो गरीब मजदूर का शोषण होता था, जिसके खिलाफ भगत सिंह चाहते थे कि कानून बने। ठीक है, कानून नहीं बनने दिया जा रहा था। कांग्रेस उस समय नेतृत्व में थी लेकिन अल्प नेतृत्व में थी, मुख्य रूप में ब्रिटिश ही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद मजदूर को आगे लाने के लिए कि उसका शोषण न हो, उसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका। असेंबली बम कांड भी आपको बहुत ही ध्यान होगा। असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इसकी डेट थी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल। असेंबली बम कांड। और ये किस चीज के, बहुत लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में असेंबली बम फेंका गया था, लेकिन ये बात गलत है। लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है, असेंबली बम कांड जो हुआ था वो मजदूर के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? मजदूर के लिए हुआ था। बहुत ही उद्योगपति लोग जो थे वे मजदूर का शोषण करते थे, तो इस शोषण के कारण 1929 में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया गया था। इसमें जो था, भगत सिंह चाहते थे कि कोई खून खराबा न हो और इसी के कारण उन्होंने असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका और वहां पर पर्ची भी फेंकी। बम फेंका और पर्ची भी। ठीक है, जिस पर कानून बनाने के बारे में लिखा हुआ था और जय हिंद लिखा हुआ था। जय हिंद इसलिए लिखा गया था कि अंग्रेज को यह बताया गया कि हिंदुस्तान की जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है, आप इसका शोषण न करें, इसके सपोर्ट में, मदद में कानून बना। उन्होंने पर्ची पे जय हिंद लिखा था। उसके बाद में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ठीक है,
उन्होंने इसी में नारा क्या लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और ये लोग जानबूझ करके भागे नहीं, ठीक है। और अपनी गिरफ्तारी कुछ ही देर बाद में वहां पर पुलिस आई और अपनी गिरफ्तारी इन लोगों ने पेश की, ताकि अंग्रेज ये जान सके कि भारत की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। दोस्तों, तो अब यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन जो बनेगा जीके का, वो क्या बनेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन, तो किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किए थे। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में अपनी भारत नौजवान सभा को मिलाकर, है ना। और ये क्यों किए थे? काकोरी हत्याकांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल और 4 आदमी को फांसी हुआ था, 16 आदमी को सजा हुई, कैद, इस आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इससे उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपनी पार्टी उसमें मिला दिए, ठीक है। क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल का ही पार्टी था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। उसमें उन्होंने मिला दिया और 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 1924 में भारत नौजवान सभा की हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई। और वो क्यों हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 28 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हुई थी। और लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में ही भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए पूरी तरह से, तो उन्होंने देखा कि मजदूरों की शोषण हो रही है, तो मजदूर के शोषण के खिलाफ कानून बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से आवेदन किया और कांग्रेस से बातचीत की। लेकिन कांग्रेस अल्पमत में थी, जो भी था ब्रिटिश सरकार ही करती थी, इसलिए वो नहीं बनवा सकती, नहीं बनवाई। इसके एवज में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया गया 8 अप्रैल 1929 को। और 8 अप्रैल 1929 को अंजाम दिया गया, जिसमें बम तो फेंका ही गया, बम फेंकने के बाद उसमें पर्ची फेंकी गई, पर्ची पर लिखा हुआ था जय हिंद। और इसका मतलब ये था कि भारत की जनता अब जाग चुकी है, वो बताने का एक तरीका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागे नहीं, भागने की जगह पर उन्होंने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते लगाते पुलिस वहां पर पहुंची और वे लोग गिरफ्तार हो, ठीक है। गिरफ्तार होने के बाद उन लोगों को जेल में ले जाया गया। कहाँ पर? लाहौर सेंट्रल जेल। उनको लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया, ठीक है। लाहौर सेंट्रल जेल में वो 2 साल बिताए। कितना दिन बिताए? 2 साल बिताए। 2 साल में उन्होंने एक लेख लिखा था, इसके बीच में ही, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या लिखा था? मैं नास्तिक हूँ। यह लेख तो वो बहुत लिखे थे, लेकिन ये फेमस लेख है उनका कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने मजदूर के बारे में और गरीब के बारे में व्याख्या किया है कि वो मतलब कैसे वे एक दूसरे को दबा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज को भी उतना ही दुश्मन माना है जितना कि उस भारतीय को जो अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, ठीक है। जेल में मैं नास्तिक नहीं क्यों हूँ ये लिख रहे थे, उसी के दौरान उन्होंने जेल के कैदियों के बारे में पता चला। सेंट्रल जेल में कैदियों की भी हालत बहुत बुरी थी। तो इनके साथ जो थे देखिए 4 आदमी जो था असेंबली बम फेंका था। असेंबली बम कांड में असेंबली बम कांड में जो थे वो 4 आदमी थे। आप लोग जानते होंगे कि 3 आदमी को ही फांसी हुआ है, तो चौथा कौन था? यही चौथा था जतिन दास। क्या नाम था उनका?
जतिन दास, जिनका दूसरा नाम जो है वो यतीन्द्र नाथ दास था। यतीन्द्र नाथ दास। देखिए, जतिन दास या यतीन्द्र नाथ दास एक ही आदमी का नाम है। असेंबली बम कांड में 4 आदमी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 3 नाम भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये तो थे ही। उसके साथ में थे जतिन दास, है ना। उन्होंने कैदियों की हालत को देखते हुए उसमें भी, जेल में भी भूख हड़ताल किए थे। इस भूख हड़ताल जो था वो 64 दिन चला था। ठीक है, कितने दिन चला था? भूख हड़ताल 64 दिन चला था। और 63वां दिन जो था, 64वां दिन बंद क्यों हुआ? कहा कि 63वां दिन यही जतिन दास की मृत्यु हो गई। 63वां दिन क्या हुआ था? जतिन दास की मृत्यु हो गई। और 64वें दिन जो था ये भूख हड़ताल इसीलिए खत्म किया गया था, उनके कर्म करने के लिए। और कर्म करने के लिए ये लोग खाना खाए और भूख हड़ताल खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद जो था वो दिन आ गया अब आपका 7 अक्टूबर 1930। 7 अक्टूबर 1930। इस दिन जो था फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, तीनों आदमी को फांसी की सजा हुई थी। किस दिन? 7 अक्टूबर 1930 को। 1930 को जो फांसी की सजा हुई थी वो 68 पन्नों का निर्णय सुनाया गया था। कितने पन्नों का था वो? 68 पन्नों का। कितने पन्नों का? 68। फांसी होने के बाद 68 पन्नों में जब फांसी हो गया, इसके बाद में इनका उस लोक अदालत में फांसी माफ करने की अनुरोध भी किया गया, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय और इसके बाद गांधी जी इनकी फांसी माफ करवाने का प्रयास किए थे। गांधी जो पूरी तरह से नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया था। लेकिन भगत सिंह के इच्छा के खिलाफ। भगत सिंह की यह इच्छा नहीं थी कि हमारी फांसी को माफ करने के लिए अंग्रेजों के पास दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी जी दोनों आदमी माफी के लिए अंग्रेज के पास गए हुए थे। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके माफ सजा जो है इनकी माफ नहीं हो सकी। और 23 मार्च 1931 को 7:33 पर इनको फांसी दे दिया गया। कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को 7:33 पर इनको फांसी दे दिया। ठीक है ना। और इसी के साथ एक बहुत बड़े वीर योद्धा की जीवन की समाप्ति हो गई। अब जब उनको फांसी दिया जा रहा था तो वो लेनिन का जीवनी पढ़ रहे थे। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे फांसी के समय किसकी? लेनिन। ठीक है, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और वे जब सजा उनको मिली तो खुशी के मारे किताब को फेंक करके और फांसी पे गए। सभी आदमी एक दूसरे को गले मिले। यह एक बहुत ही अफसोसजनक घटना थी। फांसी की सजा सुनाने से लेकर के फांसी की सजा देने तक धारा 144 पूरे लाहौर में लगा हुआ था। ठीक है ना। वहां पे कोई भी आंदोलन
नहीं कर सकता था। सरकार भी इनसे डरी हुई थी। ऐसा कहा जाता था उस समय कि ब्रिटिश सरकार के शासन में सूर्य कभी अस्त ही नहीं हुआ। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश सरकार के शासन के बारे में कहा जाता है कि उसके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। और इतनी बड़ी शासन देश एक सामान्य व्यक्ति से डर गया था, जिसका नाम था भगत सिंह। ठीक है। उन्होंने गले मिलने के बाद में एक गाना भी गया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसके बाद उन्होंने फांसी पर चढ़ा था। फांसी पर होने के बाद में ये कोई दुर्घटना ना हो, मतलब फिर मारपीट ना हो, लोगों में तो आक्रोश था ही। इसके कारण अंग्रेज क्या किए थे कि उसके पर्चे पर्चे उनको काट दिए। फांसी होने के बाद उनको काट दिया गया था टुकड़ा टुकड़ा, बोरी में भर करके उनको जो है सो ले जाया गया दफनाने। घी में जो दफनाया जाता है वो मिट्टी तेल से उनको दफनाया गया था, इसे मिट्टी तेल से। और वो भी अधजला शव को जो है सतलज नदी में बहाकर, जब ग्रामीण को यह पता चला लाश जलने का, तो ग्रामीण वहां जाने लगे। तो वो अधजला शव को सतलज नदी में बहाकर अंग्रेज भाग गए थे। पूर्णतः उसको ग्रामीण लोग वहां के छाने और दोबारा से उसका अंतिम संस्कार किए। क्या कहा, पढ़ने में भी बहुत विद्वान थे। वो जो भाषा जानते थे वो हिंदी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, है ना, पंजाबी जानते थे, उर्दू जानते थे और बंगाली जानते थे। क्या जानते थे? बंगाली जानते थे। यानी वो 5 भाषा जानते थे पूरी तरह से, बोलना, लिखना और सुनना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।